हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैंप बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इसमें कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो इसमें पढ़ चुके थे हम बही खाता तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक? ये बही किताब या बही खाता तक हम पढ़ चुके थे। इससे आगे हमको क्या करना था? आगे की परिभाषाओं को हमको पढ़ना था। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे की जो परिभाषा है या नेक्स्ट धारा है जो वो किसके बारे में बताती है? वो बताती है व्यवसाय के बारे में। जो हमारा कारोबार होता है, जो हम कार्य करते हैं उस व्यवसाय को, तो उसकी परिभाषा बताती है। कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, कोई दुकान खोल के बेच सकता है, कोई सामान बना सकता है कुछ, तो ये क्या है? हमारे व्यवसाय होते हैं। क्या होते हैं? व्यवसाय होते हैं। चलिए देखते हैं धारा 2:13। कौन सी? धारा 2:13। धारा 2:13 में किसकी परिभाषा? व्यवसाय की परिभाषा है। किसकी? व्यवसाय। व्यवसाय या इसको क्या कह सकते हैं हम? कारोबार। क्या कह सकते हैं हम? कारोबार। क्या कह सकते हैं? कारोबार। तो कारोबार की परिभाषा, किसकी परिभाषा है? कारोबार की परिभाषा है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 2:13A या 1 कह सकते हैं। ठीक है। इसमें किसकी परिभाषा है? तो इसमें परिभाषा है व्यवसायिक ट्रस्ट की। किसकी? व्यवसायिक ट्रस्ट की। व्यवसायिक ट्रस्ट की क्या है? परिभाषा है। यदि कोई क्या बनाता है? व्यवसायिक ट्रस्ट बनाता है। जैसे क्या होते हैं? धार्मिक ट्रस्ट होते हैं, जैसे वृद्धाश्रम होते हैं या मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? इनमें समय क्या बनाते हैं? ट्रस्ट बना लेते हैं लोग। उसमें क्या करते हैं? पैसे जमा कर देते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये क्या है? व्यवसायिक ट्रस्ट है। इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी क्या है? नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 15। कौन सी? धारा 2:15B। कौन सी? धारा 2:15B। कौन सी? धारा 2:15B। इसमें किसकी परिभाषा है? तो इसमें बालक या किसकी परिभाषा? संतान की परिभाषा। किसकी? संतान की। किसकी परिभाषा? संतान की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? संतान की परिभाषा। तो संतान की परिभाषा में ये कहा गया है कि ना ही केवल जो बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है, जो एक ही माता पिता से उत्पन्न होता है, वो ही केवल क्या है? उसकी संतान नहीं है, बल्कि और भी क्या है? उनको संतान माना गया है। जैसे क्या होते हैं? कोई गोद ले लेता है तो वो भी क्या है? उनकी संतान है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो जिसको क्या गोद लिया जाता है, जो दत्तक पुत्र होता है या जो सौतेला बच्चा होता है, वो भी क्या होता है? संतान होता है। क्या होता है? वो भी, उसको भी क्या? संतान के अंतर्गत रखा गया। तो इसमें लिख सकते हैं, कि क्या लिख सकते हैं? कि इसमें लिख सकते हैं बायोलॉजिकल चाइल्ड। तो क्या केवल इसमें लिख सकते हैं? केवल बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं, इसमें लिखो केवल बायोलॉजिकल चाइल्ड ही नहीं, बल्कि और किनको माना जा सकता है? माना जाता है बल्कि जो कैसे हो? जो किसी व्यक्ति से क्या हो? संबंधित हो। क्या हो? जो किसी व्यक्ति से क्या हो? संबंधित हो। संबंधित का मतलब गोद लिया गया हो। क्या हो? गोद लिया हो, तो वो भी क्या है? संतान के अंतर्गत माना जाएगा। किसके अंतर्गत माना जाएगा? संतान के अंतर्गत माना जाएगा। सौतेला बच्चा या क्या हो? सौतेला बच्चा हो, सौतेला बच्चा। इसी को और क्या, गोद को क्या बोल देते हैं? दत्तक पुत्र बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इसको दत्तक पुत्र भी बोल देते हैं। तो ये भी क्या है? किसके अंतर्गत आएंगे? संतान के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? संतान के अंतर्गत इनको भी रखा जाएगा। तो ये चीज इसमें है। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि क्या क्या रखा जाएगा संतान के अंतर्गत। बायोलॉजिकल चाइल्ड ही नहीं केवल, बल्कि जो एक ही माता पिता से उत्पन्न है उनको ही नहीं रखा जाएगा, बल्कि किनको? जो किसी व्यक्ति से संबंध रखते हैं वो भी, जो ये गोद लिया है या जो दत्तक पुत्र है या जो सौतेला बच्चा है, वो भी क्या है? संतान के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा में धारा 217 में किसकी परिभाषा? कंपनी की परिभाषा। धारा 217 में किसकी परिभाषा? कंपनी की परिभाषा है। कंपनी की परिभाषा, तो कंपनी आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा 3 की ओर। ठीक है, हम समझते हैं धारा 3। धारा 3, धारा 3 में क्या बताया गया है? धारा 3 में बताया गया है पूर्व वर्ष की परिभाषा। किसकी? पूर्व वर्ष की परिभाषा। पूर्व वर्ष की परिभाषा अभी हमने देखी थी, एक पूर्व वर्ष और अधिवर्ष देखा था। क्या देखा था? वित्तीय वर्ष देखा था। ठीक है, तो पूर्व वर्ष का मतलब क्या हो? पूर्व वर्ष का मतलब जो क्या, निर्धारण वर्ष से क्या हो, ठीक पहले वाला वित्तीय वर्ष जो होता है, जो क्या होता है, निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाले, इसको लिखो, ये क्या होता है? पूर्व वर्ष निर्धारण वर्ष से कैसा, ठीक पहले वाला कैसा, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष उसको क्या बोलते हैं? पूर्व वर्ष। जैसे ये कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से होता है। 1 अप्रैल कहां तक? 31 मार्च तक। कहां तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है निर्धारण वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? एक वर्ष आएगा, और इसके पहले भी क्या होगा? एक यहाँ पे भी 31 मार्च रहा होगा, यहाँ पे भी क्या 1 अप्रैल रहा होगा। ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक होता है, क्या होता है? ये निर्धारण वर्ष होता है। क्या? निर्धारण वर्ष। और इसी को इस साइड से इस साइड गिनते हैं तो क्या, वित्तीय वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या पूछा? इससे क्या पूछा? पूर्व वर्ष। तो इससे ठीक पहले वाला, ये वाला जो वित्तीय वर्ष है, ये वाला जो वित्तीय वर्ष है, इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे पूर्व वर्ष। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम पूर्व वर्ष। जो पहले निकल चुका है उसको क्या कहेंगे? पूर्व वर्ष कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा में क्या है? कुल आय, टोटल इनकम की परिभाषा। किसकी है? कुल आय की परिभाषा। देख सकते धारा कौन सी है? धारा 5। धारा 5, धारा 5 में क्या कहा गया है? कुल आय परिधि की परिभाषा। क्या? कुल आय या किसकी? परिधि की परिभाषा। टोटल आय किसे माना जाएगा? किसे कहा जाएगा टोटल आय? जब एक व्यक्ति क्या करता है, एक वित्तीय वर्ष में जितनी आय को क्या करता है, अर्जित करता है, उसी को क्या कहा जाता है? टोटल आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटल आय कहा जाता है। तो उसने जैसे मान लो अभी 2000, मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, उसने अब ये फिर से 1 अप्रैल आ गया, फिर ये 31 मार्च आ गया, ये चालू हो गया, ये वाला चालू हो गया। यहाँ पे जो उसने जितनी कमाई की होगी यहाँ से यहाँ तक, उसी को क्या कहेंगे? कुल आय कहेंगे। उसकी कमाई को इस वर्ष में जो पूर्व वर्ष में कमाई होगी, उसी को क्या कहेंगे? कुल आय उसकी मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या कह सकते? पूर्व वर्ष में किसी व्यक्ति की किसी भी स्रोत से प्राप्त आय। किसमें? पूर्व वर्ष में। पूर्व वर्ष में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्रोत से, किसी भी चीज से कमा सकता है वो, किसी भी स्रोत से प्राप्त आय क्या होगी? कुल आय होगी। ठीक है, क्या होगी? कुल आय होगी।
ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा, नेक्स्ट धारा पे चलते हैं, धारा 10। धारा 10, धारा 10 में क्या कहा गया है? कुल आय में काउंट नहीं होगा। ऐसी क्या चीजें हैं जो इनको क्या होगा, कुल आय में नहीं गिना जाएगा? तो इसमें एक चीज होती है, वो क्या, वो होती कृषि। क्या होती? कृषि। यदि कृषि से जो प्राप्त आय है उसको क्या होता है, कुल आय में नहीं गिना जाता। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कुल आय में, कुल आय, धारा 10 में क्या कहा गया, कुल आय में नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। क्या होगा, कुल आय में नहीं गिना जाएगा, हाँ जाएगी, कुल आय में नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, ऐसी कौन सी आय है? तो इसमें लिख सकते हैं वो क्या, कृषि आय होती है। कौन सी होती है? कृषि आय। इसको क्या है, कुल आय में नहीं गिना जाता। किसको? कृषि आय को कुल आय में नहीं गिना जाता, क्योंकि कृषि आय को क्या है, कुल आय से बाहर रखा गया है। तो कृषि आय को क्या लिख सकते हैं, कुल आय से इसको क्या किया गया है, कुल आय से इसको क्या है, बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। इस पर किसकी? राज्य सरकार की। राज्य सरकार कभी भी क्या कर सकती, टैक्स लगा सकती। कुल आय को क्या बाहर रखा गया है। ठीक है, कुल आय को क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। इस पर कोई भी कृषि पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब धारा कौन सी, 11, धारा 11 देखें, धारा 11। धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 कहती है कि एक क्या होता है, पूर्त। इसको क्या कहते हैं, पूर्त शब्द है। क्या? पूर्त शब्द है। इसी को क्या कहते हैं हम, ट्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट बोलते हैं, या इसी को चैरिटी। अंग्रेजी में पूर्त को क्या बोलते हैं, चैरिटी। CHARITY। क्या होता है? CHARITY, चैरिटी। इसी को इसमें क्या कहा गया है, पूर्त, चैरिटी या धार्मिक प्रयोजनों में रखी गई आय। चैरिटी या किसमें, धार्मिक प्रयोजनों में रखी गई संपत्ति, रखी गई संपत्ति से आय। किससे? पूर्त या चैरिटी। इसको क्या कह सकते हैं हम, ट्रस्ट भी कह सकते हैं। क्या, जो ट्रस्ट होते हैं, जैसे कहते धार्मिक ट्रस्ट होते हैं ना मंदिरों के, इसका क्या होता है, एक ट्रस्टी होता है। तो सारा का सारा पैसा उसकी क्या होता है, इसमें टैक्स नहीं लगता, इसलिए ये बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, टैक्स नहीं लगता, इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चैरिटी है, कोई भी क्या चैरिटी है। ठीक है, अब इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, चैरिटी का मतलब हम जहां पर क्या कर सकते हो, दान दे सकते हो। क्या करते हो, हम दान दे सकते हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, चैरिटी। तो चैरिटी में क्या होगा, इससे जो इसी को हम क्या कह सकते हैं, डोनेशन भी कहते हैं। क्या, डोनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। कई बार देखा होगा वहां पे डोनेशन देते हैं लोग। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या करती हैं, डोनेशन देती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, चैरिटी है जो कोई धार्मिक स्थान है। क्या चैरिटी, या कह सकते हैं कि कोई धार्मिक स्थान भी, धार्मिक स्थान से जो आय होगी, इसमें आय कहाँ से होगी, यहाँ पे क्या था, डोनेशन से। डोनेशन से आय होगी, कहाँ से होगी आय, डोनेशन से आय होगी इसमें। तो इसको भी क्या कहा, इसको भी क्या किया गया, इसको भी कुल आय से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। क्या किया गया है, इसको भी कुल आय से बाहर रखा गया है। तो ऐसी आय को लिख सकते हैं, ऐसी
आय को किससे, कुल आय से, कुल आय से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। क्या है, बाहर रखा गया है। ठीक है, इन पर क्या, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। एक क्या होगी, नंबर एक में क्या होगी, कृषि हो गई। दूसरे क्या हो गए, ये ट्रस्ट हो गए, या इसको क्या पूर्त कह सकते हैं, या चैरिटी। और चीजें देखते हैं, और किन पर भी क्या टैक्स नहीं लगाया जाता, और चीजों को देखते हैं। अब देखा होगा नेता जो क्या होते हैं, नेता लोग होते हैं, तो कई बार देखा होगा कि उनको पैसा आता है। क्या होता है, उनके पास पैसा आता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, पैसा देती हैं उनके किसी के लिए, चुनाव के लिए, जिनको चिट फंड बोलते हैं। ठीक है, तो पैसा देके जाती हैं। जैसे एक पुष्पा मूवी है, उसमें देखा होगा कि वो कुर्सी, जो पुष्पा होता है वो क्या करता है, कुर्सियों में पैसा भर के क्या करता है, भेजता है। तो देखते हैं धारा 13, उसी प्रकार से नेताओं को क्या किया जाता, पैसा दिया जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। धारा 13 क्या कहती है, राजनीतिक दलों की आय का कुल आय से बाहर होना। किसका, जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों, राजनीतिक दलों की कुल आय, या राजनीतिक दलों की आय लिख सकते, राजनीतिक दलों की आय का किससे, कुल आय से बाहर होना, कुल आय से क्या होना, बाहर होना, बाहर होना। तो क्या है, जो राजनीतिक दल हैं उनसे जो आय प्राप्त, उनको जो आय प्राप्त होती है उसको क्या है, उसमें नहीं रखा गया है। तो इसमें कि इनको कैसे जो है, यदि जो राजनीतिक दल है उनको कितने तरीकों से आय प्राप्त होती है, तो उनको कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होगी, कहाँ से उनको आय प्राप्त हो रही है, उस चीज को हम बाहर रख सकते हैं। तो उनको जो गृह संपत्ति है उससे क्या आ सकती है, आय आ सकती है, उनकी जो गृह संपत्ति है, गृह संपत्ति, गृह संपत्ति से उनको क्या आ सकती है, आय आ सकती है। दूसरी और किस चीज से आ सकती है, बताओ दूसरी किस चीज से आ सकती है, यदि कोई क्या कर दे, डोनेशन दे दे, कोई क्या करता है, डोनेशन दे जाता है, क्या करता है, डोनेशन दे जाता है, तो भी क्या है, उनकी आय बन जाती है। ठीक है, या कोई क्या अन्य स्रोत से, क्या है, या कोई क्या है, अन्य स्रोत है, सीधे उसमें लिखा हुआ है और बाकी स्रोतों को बताया नहीं गया, उनका सीधा कर दिया कि अन्य स्रोत, जहां से भी पैसा मिले उस पर क्या है, सीधी बात है, इस पर इन सब पर क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। किसके लिए, नेताओं के लिए। नेताओं का पैसा कहीं से भी आए उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां देती भी है पैसा। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं। सीधी बात है, ये है कि नेताओं को अगर पैसा मिला है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसलिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में सबसे बड़ा हाथ किसका, ट्रस्ट और नेताओं का ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 13B, धारा 13B। 13B में क्या कहा गया है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट, क्या ECTRO, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, किसको, इलेक्टोरल ट्रस्ट को आय से या स्वेच्छा से दिया गया धन, क्या, इलेक्टोरल ट्रस्ट को किसी स्वेच्छा से दिया गया डोनेशन, डोनेशन का क्या, किससे, डोनेशन कुल आय से क्या होगा, कुल आय से क्या होगा, बाहर होगा, क्या होगा, कुल आय से बाहर होगा। जो भी डोनेशन मिल रहा है तो वो क्या है, कुल आय से बाहर होना ही है। क्या है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या होगा, इस पर भी क्या होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है,
इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी कौन सी? धारा 14। धारा 14। धारा 14। धारा 14 में क्या कहा गया है? धारा 14 में कहा गया है कि आय की गणना या आय कर लगाने के लिए आय के स्रोत, जो शीर्ष स्रोत होते हैं, उनके बारे में बताया गया कि शीर्ष स्रोत कौन कौन से हैं जिन पर आय टैक्स लगाया जा सकता है, उन्हीं के बारे में बताया गया। तो आय गणना की लिख सकते हैं, आय गणना की या आय की गणना, ऐसे लिखो, आय की गणना, आय की गणना या क्या कह सकते हैं? आय कर लगाने के, किसके? आय कर लगाने के शीर्ष, आय कर लगाने के शीर्ष क्या होंगे या स्रोत क्या होंगे? क्या होंगे? आय कर लगाने के शीर्ष। तो कितने स्रोत हैं? वो कैसे हैं? 5 हैं। जो शीर्ष स्रोत हैं वो कितने हैं? वो 5 हैं। शीर्ष जो स्रोत हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से? कितने? 5 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे वेतन, सैलरी, अगर कोई सैलरी ले रहा है तो उस पर क्या है? टैक्स लगेगा। दूसरा क्या है? गृह संपत्ति, गृह संपत्ति, गृह संपत्ति से आय। अब गृह संपत्ति से आय कैसे भी आ सकता है? कोई इसमें किराए से आ सकता है, किससे? किराया पे दे, कोई इस पे दुकान खोले तो उससे क्या संपत्ति आ सकती है। ठीक है, तो गृह संपत्ति से आय। ठीक है, कोई कारोबार से प्राप्त आय, कारोबार से प्राप्त आय। तीसरा, चौथा क्या है? चौथा है पूंजी अभिलाभ, पूंजी अभिलाभ। तो चौथा पूंजी अभिलाभ है। 5 में लिख दिया गया है सीधे अन्य स्रोतों से। क्या है कि कहीं पर भी वो लगा सकते हैं सीधा, अन्य स्रोतों से, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, ये उन्होंने लगा दिया है कि आय की गणना या आय कर लगाने की शीर्ष स्रोत जो हैं वो कितने? 5 हैं। वेतन, गृह संपत्ति या से आय प्राप्त, वो किसी भी प्रकार से किराए से या किसी को दुकान उकान रख के कोई क्या कर सकता? रख सकता है। कारोबार से प्राप्त आय, पूंजी अभिलाभ मतलब पूंजी में जो वृद्धि होती है उससे जो प्राप्त आय, कोई भी पूंजी है। ठीक है, और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। ठीक है, इसमें बता के उन्होंने रख लिया कि यदि कोई व्यक्ति बीच में कोई कार्य करता है, बोलता है कि इनके 5 के बाहर है, तो उसने बता दिया इसमें लिखा है क्या? अन्य। और अन्य में हम क्या कर सकते हैं? इसको भी जोड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति क्या टैक्स से नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। बाकी की चीज़ों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।